आप पाकिस्तान के बल्कि पंजाब के अंदर अगर देखा जाए तो अकलौते ऐसे इन्वायरमेंटल लॉ में जिन्होंने एलएलएम किया हुआ है, एक्सपर्ट एक वकील हैं, लेकिन पाकिस्तान में देखा जाए तो बहुत कम लोगों को इस एनवायरमेंटल पोजीशन का पता है कि यहाँ भरपूर कवानीन जो है उनकी अमलदारी होती है। आप मुझे बताएं, इन दिनों तो स्मोक का सीज़न है और बहुत तेज़ी के साथ एमरजेंसी की जो एक कैफियत भी है, आपको पता है, ग्रीन लॉकडाउन भी लग जाता है। आप हमें समझाएं कि इस कानून जो एनवायरमेंटल लॉज के हवाले से वो कौन से कवानीन हैं जिनकी मदद से हम स्मोक को रोक सकते हैं, धुएँ को हम रोक सकते हैं, और ऐसी पोल्यूशन जिसकी वजह से स्मोक पैदा होती है, माहौलियाती जो हमारे यहाँ तबाही आ रही है उसका ख़ात्मा हो सके। लेकिन उसके लिए जो कानून की जो रेट है वो कहाँ है, कैसे है, किस तरीके से उसको इस्तेमाल किया जा सकता है? सर देखिए कि जो हमारे पास लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास एक बेहतरीन एक्ट मौजूद है जिसे हम पंजाब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1997 कहते हैं। लेजिस्लेचर ने इसमें बड़ा ब्रीफली बयान कर दिया एनवायरनमेंट क्या है, उसके पोल्यूटर्स के कौन कौन से हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, उस पर सजाएं मुकर्रर कर दी, उस पर ट्रिब्यूनल की तरफ ले गया। देन इसके रूल्स की बारी आ गई, रूल्स को कुछ को कर दिया, कुछ बदकिस्मती से अभी तक हमारे पेंडिंग पे चल रहे हैं। अब जो पीपा एक्ट है जिसको हम पंजाब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1997 कहते हैं, क्वेश्चन ये है कि क्या हमारे यहाँ इस पर अमल दरामद हो गया है या नहीं। जो अभी आपने जैसे कि फरमाया कि जी हमारे यहाँ स्मोक का इशू है, कभी ग्रीन लॉकडाउन की तरफ जाते हैं, कभी हम लोग स्कूल्स बंद करते हैं, कभी मार्केट्स बंद करते हैं, कभी किसी पर पाबंदी तो कभी किसी पर पाबंदी। तो क्या पीपा फेल हो गया है या कंप्लायंस करवाने वाले फेल हो गए हैं? ये दो क्वेश्चन हैं। तो मेरा ख्याल है पीपा फेल नहीं हुआ। इस पे जिन्होंने अमल दरामद करवाना था, यानी जो हमारी एजेंसी है, जो हमारे डिपार्टमेंट है जिसे हम एपीए कहते हैं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी पंजाब, मैं समझता हूँ कि बड़ी ताकतवर एजेंसी है ये भी। जी, बाय लॉ देखा जाए तो बहुत ताकतवर एजेंसी है, बहुत ज़्यादा ताकतवर एजेंसी है। लेकिन ये अपनी कुछ हरकत की वजह से, अपने अमल दरामद ना करवाने की वजह से, अपनी कोताहियों की वजह से बुरी तरह से नाकाम होगी, जिसका खमियाजा पूरी कौम को भुगतना पड़ रहा है। बच्चे बीमारियों के शिकार हो रहे हैं, बुजुर्ग बीमारियों के शिकार होते हैं, बच्चे स्कूल से तालीम से महरूम होते हैं। हम देखें कि इस टाइम जो लाहौर की पोजीशन है, इस पोजीशन को हम लोग हर साल फेस करते आते हैं, पहली दफ़ा नहीं हो रही, उसमें शिद्दत बढ़ती जा रही। पिछले कई सालों से हम लोग फेस करते आ रहे हैं। इन दिनों में हम लोग देख रहे हैं मिनिस्टर साहिबा भी अभी बड़ी एक्टिव है माशाल्लाह, और एजेंसी भी बड़ी एक्टिव है, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। पूरा साल आप लोग क्या करते हैं जब हमें पता है कि इन्वायरमेंट हमारा एक परमानेंट इशू बन चुका है, हमने इसको फेस करना ही करना है, हर साल अक्टूबर नवंबर में ये कैफियत पैदा होनी ही है। तो इसके हम लोग परमानेंट सोल्यूशन की तरफ क्यों नहीं जाते? और सबसे बढ़ के ये आखिर वो कौन से सोर्सेज हैं जो इसकी कॉज बनते हैं, हम उसके खात्मे की तरफ क्यों नहीं जाते? मेरा क्वेश्चन ये है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी अगर आज चाहे तो उनको बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकती है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि करेगा कौन? नहीं, कैसे कंट्रोल करे? जुर्माने करती है, सजाएं देती है, एफआईआर होती है, सड़कों पर आते हैं, तमाम चीज़ें, गाड़ियों को चेक किया जाता है, इमारतों को चेक किया जाता है, इंडस्ट्रीज़ को चेक करते हैं, वो तो अपने फ़राइज़ अदा कर रहे हैं। लेकिन अब इससे भी आगे बढ़ने वाली बात है, आपने जो मुस्कुरा कर इसका जवाब देने की जो कोशिश की है, इसके पीछे क्या कहानी है? इस मुस्कुराहट के पीछे क्या कहानी है? अच्छा सर, देखिए कि ये पोल्यूशन, क्या आप इसको नाकाम कहना चाहते हैं? 100% नाकाम है। कैसे नाकाम है? लाहौर की मैंने बहुत सारी इमारतें देख रहा हूँ जिसके ऊपर अब इनका बाकायदा एक स्टैंप लगी हुई है ईपीए की, एक फ्लैक्स लगाई हुई है एपीए बस। नहीं, बहुत सारी बिल्डिंग्स पे, यानी कि उन्होंने पास की है तो वो बनी है, अब उस पर काम होगा। सर देखें कि जो इस टाइम इस स्मोक की कॉज है, उसमें एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन तकरीबन 50% हमारी व्हीकल्स की है। अब व्हीकल्स में दो तरह की आती है। नंबर 1 कि क्या उसका जो इंजन क्वालिटी है वो एज पर स्टैंडर्ड है या नहीं। नंबर 2, उसमें जो फ्यूल हम लोग डलवाते हैं वो फ्यूल एज पर स्टैंडर्ड है कि नहीं। आपका कहना है कि काज को खत्म करना चाहिए, काज को खत्म करना चाहिए। क्या हम लोग हर साल देखते नहीं, ईरानी तेल की बात नहीं करते कि जी हमारे पेट्रोल पंप्स पे 80 to 90 पेट्रोल पंप्स पे लाहौर के अंदर ईरानी तेल सप्लाई किया जाता है। अच्छा, ये भी कोई कंफर्म तो नहीं है कि ईरानी तेल है? हो सकता है ईरानी तेल की बजाय जो है, जैसे हम भी ये सुनते आए हैं कि जो खुद मसनूई तेल बनाकर वो दिया भी जाता है, पेट्रोल पंप पर सप्लाई होता है, और उसकी लाइफ भी कहते हैं 15 दिन के करीब होती है, सस्ता भी मिल जाता है। धुआं उसी पेट्रोल का जो है वो निकलता है, स्मोक में वही कॉज बनता है। ये कहाँ बनता है? हवा में बनता है? कहाँ बनता है? इसके बारे में भी आपको पता है? मोस्टली तो इसमें हमारे यहाँ तो बंदोबस्त हर जगह पे ही रहा है। कराची में बहुत बड़े डिपो हमारे पास मौजूद हैं, पंजाब के डिफरेंट अजला में, इवन शेखुपुरा में हमारे पास डिपोज मौजूद हैं। और ईपीए जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, या दीगर जो हमारे कानून पर अमल दरामद कराने वाले इदारे हैं, तमाम आपके नॉलेज में है। दो चीज़ों को चेक कर ले, पेट्रोल पंप्स को चेक करने से कॉज को चेक कर ले, ये बन कहाँ पे रहा है। और मैं आपको बात बताऊँ, ये माफिया इतना स्ट्रॉन्ग है कि आम डिपार्टमेंट और आम ऑफिसर तो इस पर हाथ डालते हुए 100 दफ़ा सोचेगा
नंबर 1 पे उसको अपनी नौकरी के लाले पड़ जाएंगे, और मजीद आगे बढ़ता है तो यकीनन उसको अपनी जान के लाले पड़ जाएंगे, और बहुत से लोग शायद इस पे जान दे भी चुके हों। और इसमें हमारे आपकी बातों से तो ये अखज़ हो रहा है, ये नतीजा निकल रहा है, ये मुझे तासर जो आपका ये मिल रहा है कि ये सीज़न तो फिर कमाई का सीज़न है। सर हमारे मुल्क के बहुत नामवर, मोतबर और बड़े बड़े इदारे इस पे पीछे मुलविस पाए जाते हैं। जो ईरानी तेल, जिसको नाम नेहाद ईरानी तेल कहा जाता है, असल में 2 नंबर तेल है। इसकी प्रोडक्शन में, इसकी सप्लाई में और इसकी सेल में अपना पूरा मौसर किरदार अदा करते हैं। और बहुत से लोग ऐसे जो बड़ी बड़ी ताकतवर सीट से बैठे हुए हैं, वो किसी ऑफिसर को, किसी आम बंदे को, मुझ जैसा को मजदूर उठे आवाज़ उठाने के लिए, वो सीधी वार्निंग देते हैं कि बाज नहीं आओगे तो। से भी ज़्यादा ताकतवर है वो। ईपीए से ज़्यादा ताकतवर भी, ईपीए भी उसमें मुलविस है। ईपीए को हम लोग इसमें कोई क्लीन चिट नहीं दे सकते, यकीनन ईपीए उसमें पूरी तरह मुलविस है। आपका क्या तजर्बा है, कोई प्रैक्टिस ऐसी की है जिसके बाद आपके पास ऐसे शवाहिद आए? और मैंने तो ये सुना है कि ईपीए को तो सोने की चिड़िया भी कहा जाता है। कहा जाता है, एग्जैक्टली कहा जाता है, इसमें कोई शक कहा जाता है। बहुत सारे लोग जो हैं इस डिपार्टमेंट में अपनी जो ट्रांसफ़र करवाने के लिए बड़े बेचैन भी होते हैं। अच्छा, हम ऐसा नहीं कह सकते कि ईपीए में जितने लोग बैठे हुए तमाम के तमाम लोग डिसऑनेस्ट हैं। बड़े बड़े अच्छे मेरे पर्सनल जानने वाले 1 2 3 4 लोग जो बहुत हाईली कॉम्पिटेंट और ऑनेस्ट लोग हैं, लेकिन मोस्टली जो लोग बैठे हुए हैं जो ईपीए में काम कर रहे हैं, फील्ड वर्क कर रहे हैं, उसमें मोस्टली तादाद वो है जो करप्ट माफिया है। और वो बड़े वसूख से और पूरी यकीन दहानी से बात करें, आई नो कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। नहीं, आप अपने वकील होने का फायदा ना उठाएं कि ये वो करप्ट माफी है तो आपने ये कह दिया। नो, किस बुनियाद पर आप करप्ट माफी, बड़े बड़े पढ़े लिखे और बड़े समझदार, बड़े ऐसे काम करने वाले ऑफिसर्स मैं सिर्फ बयान कर देता हूँ। आपकी जो सोर्सेज नंबर 1 पे ट्रांसपोर्टेशन, उसमें मैंने जैसे कहा कि इंजन क्वालिटी, नंबर 2 पेट्रोल। आपको नजर आता है ईपीए ने साइडों पे गाड़ियां लगवाई नहीं है, वो स्टिकर लगा रहे हैं, मिशन कंट्रोल स्टिकर लग रहे हैं, ये लग रहे हैं, वो लग रहे हैं। आप दुनिया की बेस्ट इंजन गाड़ी ले हैं, बेस्ट इंजन, आई गारंटी, दुनिया की बेस्ट इंजन गाड़ी ले हैं, उसमें 2 नंबर तेल डाल दें, उसके बाद देखिए 10 दिन के बाद उसकी हालत क्या होती है। तो क्या हमने पेट्रोल पंप्स को चेक कर लिया? क्या हमने पेट्रोल पंप से ये जो 2 नंबर तेल है खत्म कर दिया? क्या लाहौर में किसी पेट्रोल पंप पे 2 नंबर तेल की सप्लाई नहीं की जा रही है, सेल नहीं हो रही? यकीनी तौर पे हो रही है, मोस्टली पेट्रोल पंप्स पे हो रही है। तो क्या ये ईपीए को पता नहीं है? नहीं पता, मुझे हो सकता है नहीं पता हो। सर मेरे पास आज मैं बता देता हूँ, सब पता है सर। मसला ये है आपको पता है तो आप बताएं उनको। सर जी मसला ये है कि मुझ जैसे बहुत से लोग बताने वाले मौजूद हैं, उनको भी पता है। जहाँ जैसे दिहाड़ियाँ ले रहे हैं वहाँ से, क्या वो किस बात की लेने जाते हैं, दिहाड़ी किस बात की लेते हैं? बहुत से पेट्रोल पंप मालकन मुझे कहते हैं ये। अच्छा, उन्हें मैं कहता हूँ कि यार आप अपने एक हलाल रोजी को हराम क्यों करते हैं? वो कहता है यार अखराजात इतने, अखराजात उसमें क्या, इसको भी देना, फलां डिपार्टमेंट को देना, फलां को भी देना है। फिर जो कमी बेशी हम लोग इस तरह से पूरी कर देते हैं। एंड ऑफ ऑल जो फेस करना पड़ता है इशूज़ को, वो आपको और मुझे ही नहीं, आम आवाम को फेस करना पड़ता है। नंबर 1 पे। नंबर 2 पे सर ये देखिए, हमारी इंडस्ट्रीज़ बहुत बड़ी एक सोर्स है कि जो हमारी पोल्यूशन में अहम किरदार अदा करती है। इंडस्ट्रीज़ में लाइक पीपा की बात करते हैं, इसके अकॉर्डिंगली हमारे दीगर लॉज रूल्स के अकॉर्डिंगली, मिसाल देता हूँ EIA IEE क्या है? एक सर्टिफिकेशन है जिसको EPA श्योर करती है इंडस्ट्री बनाने से पहले और ड्यूरिंग द रनिंग ऑफ द इंडस्ट्री। अब EIA IEE के बगैर कोई इंडस्ट्री चल नहीं सकती। मैं आपको इसके एग्जांपल देता हूँ। शेखुपुरा EPA को आज से 1.5-2 साल पहले मैंने एक राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत मैंने एक एप्लीकेशन मूव की कि सर ये 5, 6, 7 इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि मेरी नॉलेज में हैं और मेरे पास पिक्चर्स मौजूद हैं, एविडेंसेस मौजूद हैं कि ये लोग एक बहुत बड़ी कॉज है स्मोक और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की। आप काइंडली मुझे सिर्फ ये बता दें एज पर लॉ, जो कि मेरा राइट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत, कि क्या इनके पास EIA IEE मौजूद है? कैन यू बिलीव कि मैं बीइंग अ लॉयर बात कर रहा हूँ, आम शहरी बात नहीं कर रहा। कंसर्न डिप्टी डायरेक्टर जो उस टाइम की मौजूद थी, अब उनका नाम नहीं लूंगा यकीनी तौर पे, वो आज हो रहा है, कल हो रहा है, आज हो रहा है। एंड ऑफ ऑल उन्होंने कहा जी कि वो लाहौर में हमारा ऑफिस है कज़ाफी स्टेडियम के साथ, आप वहाँ पे जाएं, वहाँ पे एक लाइब्रेरी बनी हुई है, वहाँ जाके आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं कहीं मैं तो वहाँ पे जाने का पाबंद नहीं हूँ, मुझे आप दें। आप यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर बैठी हुई हैं, या शेखुपुरा में आप देखें ना, 1200 के करीब फैक्ट्रियाँ हैं जी, कारखाने छोटे बड़े मिला के से ज़्यादा तादाद बन जाएगी। तो वो पोल्यूशन में या स्मोक का कैसे बायस बनते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि आप कसूर की तरफ से और शेखुपुरा की तरफ से जो पोल्यूशन है, फैक्ट्रियों की जो इंडस्ट्रियल एरिया की जो पोल्यूशन है जी, वो लाहौर की तरफ आती है। जी, लाहौर नो डाउट, लाहौर इटसेल्फ एक बहुत बड़ी कॉज है। उसके बाद शेखुपुरा बहुत बड़ी कॉज है, फैसलाबाद बहुत बड़ी कॉज है, ओकारा रोड बहुत बड़ी कॉज है, कसूर बहुत बड़ी कॉज है। तो ये लाहौर और इसकी जो सराउंडिंग है चारों तरफ में, मुल्तान तक इंडस्ट्री आपको मिलेगी, गुजरांवाला तक इंडस्ट्री। आपने खुद जाके देखा है या आप सुनी सुनाई बात? नहीं सर, मैं खुद इस पे काम करूँ, 3 साल हो गए। आप तो देख रहे हैं, खैर आपकी एक्सपर्टी भी है। हाँ, मैं इस पर कोशिश कर रहा हूँ। हम मुझ जैसे बहुत से लोग शायद कोशिश कर रहे होंगे, मैं अपनी एक बड़ी तरह से कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग इसमें शायद 1200 फैक्ट्रियाँ कैसे कंट्रोल होती हैं?
वाटर ट्रीटमेंट जो है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की जो मैं बात कर रहा था, इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इसमें से 99% इंडस्ट्रीज में मौजूद नहीं है। शेखुपुरा में, लाहौर में, कसूर में, जहाँ जहाँ इंडस्ट्रीज पंजाब में मौजूद हैं, और EPA के नॉलेज में है कि यहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स मौजूद नहीं है। उसके बाद चंद एक इंडस्ट्री जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होते हैं, बराए नाम होते हैं, लेकिन नहीं FIR जुर्माने होते हैं, बहुत कम होते हैं, बड़े नॉमिनल से होते हैं, जिस कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए एनवायरमेंटल का डिपार्टमेंट का जो इंस्पेक्टर है वो कैसे टूर करता है, रूटीन में करता है या फिर पहले तो ये दफ्तर में बैठ के ही सारी कार्रवाई? पहले तो क्वेश्चन ये है कि इंस्पेक्टर्स टूर करते कितने हैं। लाइक पिछले साल तक, अभी तक मैं शेखुपुरा, मैंने इसमें एक एप्लीकेशन में मूव की, पूरे शेखुपुरा को देखने वाले 10-3 इंस्पेक्टर्स थे जो शेखुपुरा को देख रहे थे। काफ़ी हैं ये सर, क्या करते हैं उसके रेडियस अगर आप देखें शेखुपुरा की इंडस्ट्रीज का, तो 3 इंस्पेक्टर्स क्या रोल प्ले कर सकते हैं उसमें? करना क्या होता है? सिर्फ जाके एक दफा जायजा ही लेना और क्या करना? नो, उसकी जिम्मेदारी कंप्लाइंस करवाना। पीपा पूरा एक एक्ट है, उसमें एक नहीं 20 चीजें हैं जिसको उन्होंने चेक करना है, उसकी कंप्लाइंस करवाना, उस पर जुर्माने करना, उस पर फिर कन्फाइनमेंट्स करवाना, उस पर चलान्स तैयार करना, ये तमाम के तमाम इनकी जिम्मेदारी है। तो 3 इंस्पेक्टर था ही ना काफी है। उसके बाद ट्रिब्यूनल नहीं है? नहीं, ट्रिब्यूनल एक होता है पंजाब में, पंजाब एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल लाहौर में मौजूद है, जहाँ पे अच्छा इसके कुछ बेंचेस इन्होंने कायम करने की कोशिश की, लेकिन मेनली जो शेखुपुरा को, तो इंस्पेक्टर वहाँ क्या करते हैं फिर? मुस्कुरा दिए सर, मोस्टली तो चक्कर लगाते हैं। अब चक्कर लगा के माशाल्लाह वो जाके चेक करते हैं। अगर वो लोग कंप्लाइंस करवा रहे हो तो कंप्लाइंस तो नजर आ जाए। मैं आपको व्हाट्सएप अपना मेरा चेक कर सकते हैं, मैं वक्तन फवक्तन कंटिन्यूसली रिपोर्ट भी करता रहा हूँ कि कहाँ पे क्या इशू चल रहा है, प्लीज़ इसको खुदा चेक कर लें। और कोई डिमांड नहीं है आपसे, प्लीज़ इसको चेक कर लें। स्टील इंडस्ट्रीज़ में इस हद तक खतरनाक सिचुएशन जिसका हिसाब नहीं है। लाहौर की रिपोर्टिंग कंटिन्यूसली होती रही। लाहौर में इससे भी एक डेंजरस चीज़ जो शेखुपुरा से भी डेंजरस है, वो ये है कि जो हमारे यहाँ नैली थली का काम होता है, लाइक लाहौर में बंद रोड पे जहाँ ये मुंशी हॉस्पिटल वाकई, इसके सामने सुबह के वक्त अगर आप कभी विजिट करें, मैंने 3-4 दफ़ा गया, बड़ा डेंजरस है। मतलब वो एक तरह का आपको जान पे खेल के वहाँ पे जाना पड़ता है, जिसने जाना है वहाँ पे नैली थली का काम चलता है, जिसमें हॉस्पिटल वेस्ट होती है ये यहाँ पे लाई जाती है और वो सेल की जाती है। हालांकि उसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म है जिसको भी EPA ने ही श्योर करना है। मेरे एक दोस्त EPA इंस्पेक्टर थे, खैर अब नहीं है, वो बता रहे थे कि एक हॉस्पिटल में जब हॉस्पिटल वेस्ट के लिए गाड़ी, उसको जब प्रॉपरली ट्रीट करने के लिए गाड़ी निकाली जाती थी, उस पर बहुत सी बातें उनके नॉलेज में आई। वो उस पर उन्होंने केस को तैयार करना शुरू किया, परसू करना शुरू किया, तो उनको कंटिन्यूसली 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 थ्रेड्स आना शुरू हो गया। एंड ऑफ ऑल उनको उनके बच्चों को मारने तक पे बातें आ गई थी। उन्होंने तो खैर यहाँ से डिज़ाइन कर दिया उसके बाद। लेकिन सिचुएशन वो जितने हॉस्पिटल वेस्ट हैं ये कहाँ जाते हैं? सारे नैली थैली में जाते हैं। नैली थैली में क्या होता है कि हमारी हॉस्पिटल की वेस्ट, उसके बाद हमारी ड्रिप्स, हमारे पाइप्स एक्सेट्रा, जितना प्लास्टिक वर्क है, इस सब को सेल किया जाता है। इसको प्लास्टिक के बर्तन बनाने के लिए, डिफरेंट प्लास्टिक की शेप बनाने के लिए, इवन आपके बॉयलर्स को फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में, बहुत सी जगह पर बॉयलर्स को जलाने के लिए इसको काम किया जाता है। अब जिस जगह पे आपके बॉयलर्स को हॉस्पिटल वेस्ट की बेस पर जलाया जा रहा हो, जब वो सांस में हमारी शामिल होगा तो जहर नहीं है, कैंसर तो कहाँ होना चाहिए? तो क्या है सर, उसका प्रॉपर्ली तरीकाकार है। उसको हमने ज़ेर ज़मीन जब दफन करना है, और उसका पूरा मैकेनिज्म है। इवन लॉ में वो भी मौजूद है कि आप उसको दफन करना किस तरीके से है। और इवन इसके बाद हम लोग देखें, जो हमारा हॉस्पिटल वेस्ट तो बहुत बड़ी बात है ना, जो कूड़ा कटकर, जो रूटीन का कूड़ा कटकर जो हमारी बल्दियाती इदारे जो इकट्ठे करते हैं, इवन लॉ ने तो इसका भी प्रॉपर्ली मैकेनिज्म बताया हुआ है कि आपने इसको ज़मीन में रख के डंप नहीं करना, बल्कि वो ज़मीन की जो प्रोडक्शन की एबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। एक ख़ास मैकेनिज्म के तहत आपने इसको ख़त्म करना होता है। लेकिन इशू ये है कि इसको ख़त्म करे कौन, इस पर सवाल उठाए कौन, और इसको चेक करे कौन? अली खलील साहब, आपकी बातों से तो ये तासुर मिलता है कि कानून बनाने वाले ही कानून के साथ खेल रहे हैं। हमें तो यही आपकी बातों से सर, जब इस पे बात की जाती है, ऊपर देखना शुरू कर देते हैं। कौन? हमारे इदारे, कि जो ऊपर से ऑर्डर आएगा ऊपर फिर हम करेंगे। ऊपर से मुराद कि जी हमारी हायर हायरार्की से हमें कोई ऑर्डर आएगा तो फिर हम लोग करेंगे। वहाँ तो अब पॉलिटिकल सिस्टम ने इस चीज़ को एंगेज किया हुआ है। पॉलिटिकल सिस्टम ने बुरी तरह से एंगेज किया हुआ है। पॉलिटिकल सिस्टम, बड़ी माजरत के साथ मैं इस पर बिल्कुल न्यूट्रल होकर बात कर रहा हूँ, किसी सियासी पार्टी पे मेरा तनकीद करना मकसद नहीं है। मैं अपने उस सिस्टम को रोना रो रहा हूँ जिसका खमियाजा आपको मुझे भुगतना पड़ता है। हम इस मौसम में ख़ास तौर पे आके, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम इस टाइम सिर्फ और सिर्फ टिकटॉक की मशहूरी, अपनी प्रमोशन की हद तक काम करता है। और इस सारे मद में हमारा इन्वायरमेंट भी शामिल हो गया। इन्वायरमेंटल जो इस टाइम स्टेप्स लिए जा रहे हैं, जैसे कि हमारे यहाँ बड़ी वो फ़ख्र से बताया जा रहा है, तशहीर की जा रही है जी 15 स्मोक गन्स आ गए।
15 स्मोक गन्स आ गए, करोड़ों रुपए अरबों रुपए लगा दिए, अब हम लोग ये स्मोक गन्स के जरिए अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। क्या इससे कोई बुरा और कोई बड़ा तरीका नहीं मिला था आवाम को बेवकूफ़ बनाने का इनको? बहुत बहुत शुक्रिया अली खलील साहब।